नमस्कार, उड़ान ऐसे अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों से हम आगे आने वाले एग्जामों की जितने भी परीक्षाएं हैं, जितने भी पेपर होने वाले हैं, उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास से संबंधित, उस पर चर्चा करते हुए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। हर बार की तरह उड़ान ऐसे अकेडमी ने भी इस बार सीजीपीएससी प्री की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है, जिसका जो है तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। यह तीसरा चरण जो है 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें फीस में भी कुछ कटौती की गई है। अधिक जानकारियों के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर और हमारा पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? ये सबके सब हैं। जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो ये स्थलों के बारे में जरूर पढ़ते हैं। फिर दूसरा लिखा हुआ है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का निर्माण किया। जी हाँ, हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो नगर नियोजन प्रणाली भी पढ़ते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है क्या, लोगों को, हड़प्पा के लोगों को धातुओं का के प्रयोग का पता नहीं था। ये गलत है। यहां से हमें पता है कि तांबे के खिलौने मिले थे, यहां से टीन का इनको ज्ञान था। इन्होंने तांबे और टीन को निश्चित मात्रा में मिलाकर कांस्य का भी निर्माण किया है। सोने और चांदी के भी यहाँ पर संकेत मिले हैं। तो धातुओं के बारे में इनकी जानकारी थी, मतलब ये जानते थे, इनका व्यापार भी करते थे। तो इसमें से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो सही उत्तर तो होगा पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा जहां पर दिख रहा है वही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। इस प्रश्न को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले की वीडियो में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस प्रश्न को वापस से उठाया है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरी संस्कृति है, नगर संस्कृति है। तो सबसे पहले अगर आने वाला जो चीज है वो क्या है, नगरीय सभ्यता। फिर अगर उसके बाद बात करें, फिर वैदिक काल आएगा, और वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में अगर बात की जाए तो लोहे की खोज हुई। फिर जब महाजनपद काल पढ़ते हैं, महाजनपद काल, तो महाजनपद काल के आसपास आपको आहत मुद्राओं का प्रयोग होना दिख जाएगा। और इसके बाद ही, आहत मुद्रा के बाद क्या होगा कि जब यवन या मौर्य काल शुरू होगा, तो इधर क्या होगा, मौर्य काल, और भारत के बाहर क्या चल रहा होगा, यवन काल। तो इनके समय क्या होगा, सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर इनका क्रम आप देखें तो कैसा दिख रहा है आपको, सबसे पहले नगर, लोहा, आहत सिक्के, फिर उसके बाद क्या लिखा है, सोने के सिक्के। तो यहां पर देखते हैं 4 3 2 1, तो कुछ ऐसा सीक्वेंस बन रहा है 4 3 2 1। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ हमें जो दिख रहा है वो क्या लिखा है, सूची 1 में वेद, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ। जब आप वैदिक संस्कृति में वैदिक साहित्य पढ़ते हैं तो प्रत्येक वेद का क्या होता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे मैं बात करूं ऋग्वेद का, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐत्रेय और कौशिकी के नाम से जाना जाता है। ऐत्रेय और कौशिकी, तो ऐत्रेय नाम हमें यहां दिख रहा है। दूसरा, इसके बाद पढ़ते हैं क्या आप, यजुर्वेद, फिर पढ़ते हैं सामवेद। तो यजुर्वेद का जो होता है ब्राह्मण ग्रंथ वो होता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, या इसे बोलते हैं तैत्रीय। यहां पर आप पढ़ेंगे पंचविश और अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपथ। तो देख लीजिएगा, मिलान करिए तो आपको ऋग्वेद का ऐत्रेय मिल गया, सामवेद का पंचविश मिल गया, यजुर्वेद का शतपथ मिल गया, और अथर्ववेद का क्या मिल गया, गोपथ। तो मुझे ए में क्या चाहिए, 3। तो ए में 3 कहां दिख रहा है आपको, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद बोला है कि बुद्ध में देवत्व रोपण, मतलब बुद्ध को देवता के समान माना गया, अर्थात ईश्वर माना गया। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना, बोधिसत्व जो गौतम बुद्ध ने जो सत्य का मार्ग बताया उस पर चलना।
फिर उपासना, मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान। तो आगे लिखा हुआ है क्या, उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो देखिए, गौतम बुद्ध को देवता के रूप में पूजन करना, ये भी हुआ। उनकी मूर्ति उपासना महायान शाखा के लोगों ने किया। वही बोधिसत्व के बारे में कहें तो इसको भी इन्होंने स्वीकार किया। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो महायान शाखा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी 1 2 3 तीनों होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखें ना, सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है। बताता हूं इसको कैसे आपको डील करना था। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। लिखा हुआ है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग दिए गए हैं। जी हाँ, 12 अंग, और इसके निर्माणकर्ता कौन है, स्थूलभद्र है। स्थूलभद्र ने इनका निर्माण किया। कब किया, तो जो पहला संगति हुआ था 322 ईसा पूर्व के आसपास, कहां, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र के राजा उस समय थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो पहले ही अधिवेशन में, पहले ही सम्मेलन में या संगति में ये स्थूल लिख लिए गए। अब देखो, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में हुआ था। वल्लभी में नहीं, पाटलिपुत्र में हुआ है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन क्या है, गलत। तो हमको देखना है पहला कथन क्या है, सही है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, गलत। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ध्यान देना। जब महापद्मनन नंद वंश के शासक है, नंद, ये कहां आक्रमण करने जाते हैं, कलिंग। कलिंग जाते हैं, कलिंग में जाकर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और वापस आते समय क्या करते हैं, जैन आचार्य शीतलनाथ की मूर्ति को लेकर आ जाते हैं। और इसके कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय क्या, करीबन 500 साल के बाद क्या होंगे, चेदी वंश की स्थापना होगी। चेदी वंश, जिसको महामेद वाहन वंश कहते हैं, इसमें एक प्रतापी शासक होते हैं खारवेल। खारवेल क्या करते हैं, मगध पर आक्रमण करते हैं। खारवेल ने बहुत समय बाद क्या किया था, मगध पर आक्रमण किया। और उस दौरान यही शीतलनाथ की मूर्ति को वापस ले आते हैं। और ये पूरा उल्लेख कराते हैं, कौन से अभिलेख में, तो इनका अभिलेख है, याद करो, हाथी गुफा अभिलेख, जिसको उदयगिरी अभिलेख भी बोलते हैं। इस अभिलेख में बताते हैं कि मैं वो शासक हूं जिसने क्या किया, मगध पर अभियान किया, शीतलनाथ की मूर्ति प्राप्त की। और मैंने वहां पर क्या देखा है कि इन राजाओं ने, कि पद्म राजाओं या नंद राजाओं ने क्या किया है, मगध में नहरों का निर्माण कराया है। मैं उन राजाओं को पराजित करके आया हूं। तो ये हाथी गुफा अभिलेख है भारत में पहला ऐसा अभिलेख जहां पर या जिसमें नहरों की जानकारी, नहर बनाने का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद लिखा गया है कौन सा, आपका जूनागढ़ अभिलेख। तो उस अभिलेख में भी नहरों की जानकारी दी गई, लेकिन पहला जानकारी जो मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो और ये अभिलेख आपको मिलेगा कहां, कलिंग से, उड़ीसा से। तो इसका उत्तर होगा क्या, सी, कलिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है आचार और दूसरी तरफ सिद्धांत। तो अगर आप देखें तो जो एकदम आपको पता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे नागार्जुन जी बौद्ध दर्शन से संबंधित है और इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, शून्यवाद सिद्धांत था। तो देखो बी का 2, तो बी में 2 दो जगह दिख रहा है। वही भद्रबाहु की बात करें तो भद्रबाहु जो है वो जैन आचार्य थे, तो सी का 4 कहां दिख रहा है, तो सी में 4 3 जगह दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो आंसर है वो मिल चुका है, क्योंकि 2 मुझे परफेक्ट पता है और 2 आपको भी पता होगा। लेकिन आपको पता होगा कि मखलीपुत्र गोशाल जो है आजीवक संप्रदाय से संबंधित है और कुल्लू जो है पाशुपात से संबंधित है। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं तो 2 से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो है सॉल्व करना आसान हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक विभिन्न या निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्हें किस मार्ग का अनुगमन किया। देखिए, जब आप पढ़ते हो अशोक का शिलालेख पढ़ते हो, अशोक के कौन सा नंबर का शिलालेख में इनका उल्लेख हुआ है, यात्रा का, धार्मिक यात्रा का, तो 8वें शिलालेख में। इस 8वें शिलालेख में बताया है कि सबसे पहले कहां जाते हैं, गया, जहां पर, या इसको बोलते हैं बोध गया, बोध गया, यहां पर जाते हैं। और सबसे लास्ट में जाते हैं कहां, लुम्बिनी, जहां पर जाने के बाद ये रुम्मनदेव अभिलेख लिखवाते हैं, बोलते हैं कि इस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मैं यहाँ पर बलि नामक कर को समाप्त करता हूँ, जो भू राजस्व है भाग उसको कम करते हुए 1/6 से 1/8 करने की घोषणा करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, बोध गया।
और कहाँ जाते हैं फिर लास्ट में, अंतिम में लुम्बिनी। तो यही दो चीज आप याद रखें, बाकी आप मैनेज कर सकते हैं, बाकी आप देखिएगा ऑप्शन से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे गया चाहिए, तो एक कहां पर मिल रहा है, फर्स्ट में मिल रहा है। फिर आपको चाहिए क्या, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है, 4 में। तो देखिए 1 से स्टार्ट होकर 4 में खत्म होना चाहिए, तो ये आपका क्या हुआ, सही आंसर हुआ। अब मैच कर लो कि सबसे पहले कहां गए, गया के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कहां, श्रावस्ती। तो उसका आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, श्रावस्ती गया जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रवचन दिए हैं। फिर उसके बाद क्या करिएगा, सेकंड कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के बाद कहां है, सारनाथ। फिर उसके बाद लास्ट में गए लुम्बिनी। तो ये याद करने का एक तरीका है, आप देखिएगा पहला और अंतिम याद कर लें। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है क्या, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो बोला है समकालीन कौन है, कनिष्क के। तो कनिष्क के दरबार में तो बहुत सारे विद्वान थे। अगर मैं बात करूं तो अश्व घोष थे, वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, चरक थे, चरक संहिता इन्होंने लिखी इस समय, चरक, मंथर, पार्श्व, जिनके कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो ये 6 विद्वान जो थे, ये किनके दरबार में थे, कनिष्क के। तो कम्मन तो नहीं है, कालिदास तो नहीं है, 1 और 2 ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा सही, 1 और 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, शूद्रक द्वारा लिखी गई हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिका में एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री प्रेम कथा के बारे में बताया गया। तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करता, प्रश्न इतना भी नहीं आएगा, हो सकता है आपको पूछे तो इसलिए इस प्रश्न को उठाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या लिखा हुआ, सम्राट के नाम, और दूसरी तरफ उनके विरुद्ध, या बोलना चाहिए क्या, उनके उपाधि या उपनाम, उपनाम लिखना चाहिए। तो अशोक को प्रियदर्शनी या प्रियदर्शन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं, समुद्रगुप्त को पराक्रमांक के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और स्कंदगुप्त को जाना जाता है क्रमादित्य के नाम से। तो 1 2 मतलब ए का 2, तो ए में 2 कहां दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है। फिर आपको क्या चाहिए, बी का 1 चाहिए, तो एक ही जगह दिख रहा है, ये सीक्वेंस आपको, यही आपका क्या है, उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है। जब आप पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ेंगे तो भूमि के कई प्रकार बताए जाएंगे, उनमें से एक जो प्रकार की भूमि होती है, अपृहत भूमि। तो अपृहत भूमि जो होती है, बिना जोती के जंगली भूमि को कहा जाता है। एक होता है वास भूमि, एक होता है कृषि भूमि, ऐसे करके कई भूमि होती है। फिर अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ लिखा हुआ है विद्वानों के नाम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्या, उनकी रचनाओं के नाम। तो मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन है। मुल्ला दाऊद की रचना जो है चंदायन। अब देखिएगा 2-3 नाम आपको एकदम नए नए दिख रहे होंगे, तो आप देखिएगा आप किसको जानते हो। जैसे मैं अगर बात करूं तो मुझे मुल्ला दाऊद का नाम बहुत अच्छे से पता है, और उनकी जो रचना है चंदायन ये भी पता है। लेकिन आप देखिएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो थे वो सल्तनत कालीन बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन फारसी में। तो उनका नाम भी कैसा होगा, फारसी रिलेटेड होगा। तो आप देखिएगा फारसी रिलेटेड जो नाम है ये है आशिका। तो अगर आपने 2 को मैच कर लिया है, जैसे मुल्ला दाऊद का चंदायन और अमीर खुसरो का आशिका, तो इन दोनों से आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। डी से, डी में क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो देखो डी में 2 एक ही जगह दिख रहा है, और मुझे ए का 1 भी दिख रहा है यहाँ पर। तो इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वही दामोदर कवि का पद्मावती कथा है, और सोमनाथ का जो है वो राग विबोध। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में आने का प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में एक शासक हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी तथा कुछ भागों को जीता भी। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों जो कथन है वो सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा है देखिएगा, एक तरफ लिखा हुआ है सूफी संतों के नाम और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्या, उनके सिलसिले, उनसे संबंधित सिलसिले। तो अगर मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करूं तो चिश्तिया संप्रदाय। फिर दारा शिकोह की अगर बात करूं तो वो कादरिया सिलसिला है। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से जुड़े हुए हैं, और शेख शहाबुद्दीन जो है सुरहावर्दी से जुड़े हुए हैं। अब मिलान करिए, तो ए का मुझे क्या चाहिए, 3, तो ए में 3 3 जगह दिख रहा है। बी का चाहिए क्या, 4, तो बी में 4 यहाँ केवल सेकंड में दिख रहा है, जो दोनों मैच हो जा रहा है।
फिर उसके बाद देखिए दारा शिकोह का 2 बिल्कुल सही है, और यहाँ शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, तो ये इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, एक तरफ विद्वानों का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या, उनकी जो रचना है वो किस पर संबंधित है, ये पूछा गया है। मतलब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे मुझे 100% पता है कि ये जो तोल्काप्पियर है वो व्याकरण से संबंधित है, तो बी में 4 कहाँ दिख रहा है वो देखिएगा, ये हो गया आपका आंसर। जो तिरुवल्लुवर है एक दर्शन की बुक है। वही अगर मैं बात करूं, शिल्पादिकारम एक प्रकार की प्रेम कथा है जिसमें उदयन जीरल के बारे में बताया गया है, और मणिमेखले जो है वो वणिक कथा है, व्यापारी के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार ये इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो बलबन के संबंध में क्या सही नहीं है वो देखिएगा। इन्होंने नियामती खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादन किया, जी हाँ बिल्कुल, नियामती खुदाई जिल्लेलाही जैसे उपाधि भी धारण की। इक्तेदारी व्यवस्था प्रारंभ नहीं, इन्होंने प्रारंभ नहीं किया। इन्होंने क्या किया था, इक्तेदार जो था वो तो चल ही रहा था, इसको जो शुरुआत किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। अगर समाप्त किया था तो चालीसा को समाप्त किया था तुर्कान चहलगानी। बंगाल विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। ये बस ये वाला कथन क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि इसको जो प्रारंभ किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। देखिए दिल्ली सल्तनत में एक सल्तनत काल में एक वंश हुआ करता था, तुगलक वंश। तुगलक वंश में शासक हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक, या फिरोज तुगलक भी इनको बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई प्रशासनिक और धार्मिक कार्य किए। प्रशासनिक कार्यों के कारण इनको सल्तनत काल का अकबर कहा गया, वही धार्मिक कट्टरता के कारण इनको सल्तनत काल का औरंगजेब भी कहा जाता है। प्रशासनिक सुधार कार्यों में इन्होंने दासों के लिए एक अलग से विभाग का निर्माण भी कराया था, जिसको बोला गया दीवाने बंदागान। दास प्रेमी शासक भी माना जाता है। वहीं पर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इन्होंने रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की। तो यही एकमात्र आंसर हो सकते हैं, और वो कौन है, ऑप्शन डी में आपको दिख ही रहा है, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कुछ विभाग के नाम लिखे हैं और उनसे संबंधित क्या है, जो व्यक्तियों के कार्य होते हैं वो दिया हुआ है। तो दीवाने विजारत और दीवाने अर्ज, तो अर्ज जो होता है वो सेना से संबंधित है, और वजारत या विजारत जो है वो वित्त से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वित्त से संबंधित है और ये सेना से संबंधित है। तो मुझे ए में क्या चाहिए, 4 चाहिए, ये मिल गया ए में 4, और मुझे 4 का क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो यहीं पर मिल रहा है। फिर अगर मैं बात करूं, अगर ये है आपका धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड इंशा, क्या आपका दीवाने रियालत, और ये है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित व्यक्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लिखा हुआ है राजवंश, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, राजधानी। राजवंश और राजधानी, तो राजवंश कौन कौन सा है, पल्लव, पांड्य, यादव और काकतीय। दूसरी तरफ लिखा है राजधानी, तो वारंगल, कांची, मदुरा और देवगिरी। तो पल्लवों की राजधानी होती है कांची, पांड्य की राजधानी होती है मदुरै, यादवों की राजधानी होती है देवगिरी, और काकती की होती है वारंगल। आपने पढ़ा होगा बहुत डिटेल से, जब हम पढ़ते हैं क्लास में तो ये पूरा मैप बनाते हुए पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहां से देखिए 2 3 4 2 3 4 1, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था। देखिए इबादत खाने का निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था 1575 में, और यहाँ पर ये धार्मिक चर्चाएं करते थे, जो मुल्ला मौलवी और अन्य धर्म से संबंधित जो गुरु होते हैं उनसे। तो देखिएगा वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या करते थे, चर्चा करते थे। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी। तो एकदम फैक्चुअल डेटा है, आपको इसको एज इट इज याद करना है। अबुल हसन को क्या दिया गया था, नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। अब अगर बात करें, जजिया प्रथा जो है ये समाप्त हुआ 1564 में, इबादत खाने का निर्माण हुआ 1575 में, मजहर घोषणा पत्र 1579 में, और दीन इलाही की स्थापना जो हुआ था वो 83 के आसपास हुआ था, 82 में हुआ, 1582 1582 के आसपास में हुआ। तो 1 2 3 4 यही सीक्वेंस है, 1 2 3 4 ही क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस हो जाएगा, यही आपका आंसर है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ये सिक्का चलाते हैं कौन, बाबर। बाबर ने अपने जीवन काल में 2 प्रकार के सिक्के चलाए, बाबरी और दूसरा कौन सा,
शाहरुख। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक तरफ लिखा हुआ है यात्री और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समय, तो सूची एक को सूची से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आते हैं 1608 में, समुद्री मार्ग से आने वाले पहले क्या है, ब्रिटिश। फिर टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं, लेकिन ये 1615 में आते हैं। मनुची, निकोला मनुची जो है वो शाहजहां के शासनकाल में आते हैं, जबकि रॉयल फिंच अकबर के शासनकाल में। तो ए में 2 चाहिए, तो ए में 2, फिर बी में 1 यहां मिल रहा है, फिर यहाँ चाहिए 4, फिर क्या चाहिए 3, तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये आप देखते हैं कि शासक और उनके समय विदेशी यात्री एक टेबल फॉर्म करते हैं, ये वहीं से उठा हुआ क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, आपको इनके नाम याद होंगे और शासकों के नाम याद होते हैं, समय याद नहीं होता, तो शासकों के से रिलेट करके आपको क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों को डील करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल ये जो स्थायी बंदोबस्त है 1793 में आया था, और इधर जो है 85 से लेकर 93 तक, 85 है ना, 85 से लेकर 93 तक का समय जो है कॉर्नवालिस का, बिल्कुल सही है। फिर जो वेलेजली है इनका समय अगर 98 से 1898 से 1798 से इनका समय जो है 1805 के आसपास तक है। और इसी दौरान जो है सहायक संधि भी आता है। सहायक संधि जो पहली बार आता है 1798 में, कहां पर होता है, तो हैदराबाद में होता है। फिर उसके बाद जॉन शोर, जॉन शोर का जो समय है वो होता है 1793 से लेकर 1798 तक, है ना, ये है जॉन शोर का समय। लेकिन एक बात बता दे, जो नेपाल युद्ध होता है ये तो 1816 में होता है, तो ये तो मैच नहीं करेगा, बाकी तो मैच कर रहा है, बाकी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय जो है 1813 से 1823 तक है। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1816 से लेकर 1818 तक चलता है, ये भी मैच हो गया। तो जो मैच नहीं हो रहा वो कौन सा है, ऑप्शन सी मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब क्या है, मैच हो रहे हैं। तो हमको गलत ही तो बताना था, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है लगभग 1883 में आया था, 84 में इसे क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया था। तो इसमें ये बोला गया था जो भी भारतीय जज होंगे वो अब यूरोपियों के मामले की भी सुनवाई कर सकते हैं, तो यही लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई जो अयोग्यता पाया जाना, यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही क्रम में लिखिए। अब देखिएगा, जो बंगाल सिपाही विद्रोह बोला जा रहा है ये बहुत पुराना विद्रोह है, 1773 में हुआ है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय। फिर अगर बात करें वेल्लोर, वेल्लोर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये होता है 1806 में, है ना, जॉर्ज वॉलो के समय। फिर कच्छ विद्रोह जो है ये 1819 के आसपास में होता है। और संथाल के बारे में तो आप जानते हैं 55-56 में ये युद्ध होता है, सीनू कान्हू का नाम पढ़ा होगा आपने। तो मुझे 1324 चाहिए। और एक कोल है, तो कोल वाला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर होता है 29 से 31 के बीच में, 29 से 31 के बीच में कोल। तो मुझे क्या चाहिए, 1325 और फिर 4 चाहिए, तो मुझे लास्ट में 4 चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, एक तरफ युद्ध मतलब एक तरफ विद्रोह लिखा है और दूसरी तरफ समय लिखा हुआ है। तो रंपा विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, 1879 के आसपास में हुआ है। पाबना जो है वो हुआ था बंगाल वाले रीजन में, कब, 73 से 1873 से 76 तक। फिर उसके बाद है बंगाल में लीग विद्रोह जो है 1859 से 60 तक, और इसके अलावा जो है जनता विद्रोह जो हुआ है 60 से 63 तक हुआ है। तो ए में 2 चाहिए, ए में 2, फिर बी में क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो ये आपका मैच कर गया ऑप्शन बी, यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र को सृजित कर दिया गया। बिल्कुल, ये विद्रोह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीनू और कान्हू जो इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे, इनको पकड़कर इनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन फिर भी यह विद्रोह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटिशों ने क्या किया, एक संथाल परगना का निर्माण किया,
और ये कहा गया कि इस क्षेत्र पर किसी प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इनकी संपत्ति या इनकी भूमि को किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा भी हुआ है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो ये दोनों कार्यों को करने के बाद ही संथाल विद्रोह का दमन किया जा सका। तो यही क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। मतलब ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है क्या, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बनारस संस्कृत कॉलेज। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है ये लगभग 1830 के आसपास में होता है। और विलियम जोन्स जो बहुत पहले आते हैं, तो ये तो इससे नहीं जुड़ सकते। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वॉरेन हेस्टिंग ने की, ये बिल्कुल सही है। और फोर्ट विलियम कॉलेज तो ऑर्थर वेलेजलिनी है। आप जब पढ़ोगे तो चार्ल्स आयर का नाम आप यहाँ पर पढ़ते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब पहला और थर्ड गलत हो जाएगा। सही कौन सा आ जाएगा, केवल 2, केवल सेकंड जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है किससे संबंधित है, देखिएगा एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरे तरफ संपादक है। तो कुछ ऐसे समाचार पत्र भी आपके सामने आ सकते हैं जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बंगाली, काल, सुधारक, सोम प्रकाश। अब सोम प्रकाश का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सोम प्रकाश जो है ईश्वरचंद विद्यासागर है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के अलावा भी यहाँ पर जो व्यक्ति जुड़े हुए थे उनका नाम है क्या, विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो ये क्या हो जाएगा, यहां चले जाएगा। ए का काल का जो है शिवराम महादेव परांजय, ये इन्होंने किया था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वही सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा गया है क्या, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथियानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं लाहौर मुकदमा, तो लाहौर मुकदमा आप बिल्कुल ये मत सोचेगा कि ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के द्वारा जो है सैंडर्स की हत्या को अंजाम दिया गया था। अगर मान लीजिए, देखो अगर 2 डेट हैं इसके, 2 डेट, एक है 1915 वाला और एक है 1928 वाला। ये 2 डेट हमें ज्ञात है, पहले चरण में होता है, ये दूसरे चरण का है। मेरठ वाला जो मुकदमा है ये 1929 में होता है। काकोरी जो होता है 9 अगस्त 1925 में होता है। कानपुर मुकदमा 1924 में होता है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 मेरे सीक्वेंस बनेंगे, एक तो लाहौर बन सकता है, पहला वाला अगर पहला ले ले, दूसरा तो दूसरा बन जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं बनेगा, यहां से बनेगा चौथा बन जाएगा, फिर कौन सा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, फिर कौन सा बन जाएगा आपका थर्ड वाला बन जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस। और ये जो है ना कानपुर और मेरठ, ये वामपंथी साम्यवादियों से जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़ा हुआ है। इसको जब पढ़ते हैं क्लास में तब देखते हैं, आप लोग देखिएगा इसको। तो ये एक सीक्वेंस हो सकता है। अगर ये बाद वाला है तो क्या सीक्वेंस हो सकता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। सबसे पहले 4 आना चाहिए। 4 के बाद कौन सा आना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए। 2 के बाद कौन सा आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। और 1 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब आप देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है आपका, 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा। मतलब ये वाला डेट तो ले ही नहीं रहा है, ये वाला डेट नहीं ले रहा है ये। तो कौन सा डेट ले रहा होगा ये, तो 1 4, देखो 1 4 2 3, ये आपका आंसर हो जा रहा है। ये आपका क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आप फंस सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि लाहौर मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र केस जो है हम 2 बार पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में। पहले चरण में पढ़ते हैं अंजुमन मोहिबन वतन, जो अजीत सिंह द्वारा स्थापित किया जाता है, उनके द्वारा एक लाहौर षड्यंत्र केस किया जाएगा। 4 जहाज इनसे जुड़ते हैं, एक है कामागाटा मारू, नेमसेंग, तोशा मारू और एक है एसएस कोरिया, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकंड तो आपको पता है सैंडर्स की हत्या, वो भी लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न लिखा है प्रथम महायुद्ध। प्रथम महायुद्ध या वर्ल्ड वॉर बोला जा रहा है के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान के काबुल में बना था, जहां पर इनकी जो सहायता है इनके सहयोगी रहे बरकतुल्ला ने किया है। इसके अलावा अगर प्रथम महायुद्ध बोला है तो अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप, और द्वितीय महायुद्ध के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक सिनेमा हॉल में किया था अंतरिम सरकार का गठन। तो वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है क्या, यदि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्ता बचाव होगा।
यह कथन किसका है या किसने कहा है? तो ये कथन जो है डब्ल्यू हंटर ने कहा है। डब्ल्यू हंटर का नाम आपने पढ़ा है। जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस दौरान भी डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में ही क्या किया जाता है, आयोग का गठन किया जाता है। ये वही है जिन्होंने इस कथन को कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है क्या अगला प्रश्न कि गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किसके द्वारा? मंदिर में प्रवेश? जी नहीं, मंदिर में प्रवेश द्वारा नहीं। उनको सहायता प्रदान कर नहीं। उनको आर्थिक सामाजिक विकास हेतु कोष अलग करके नहीं। उन्होंने बोला कि उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो इसका आंसर आप लीजिएगा डी। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो अखिल भारतीय कांग्रेस किसान, तो इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई है। अगर मैं बात करूं अध्यक्ष की, तो इस समय जो अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद जी बनते हैं। कौन बनते हैं? सहजानंद। और इसके जो सचिव होते हैं या महासचिव बोलना चाहिए, वो कौन होते हैं? एनजी रंगा। तो ये दोनों के दोनों जो हैं कृषक नेता हुआ करते थे। दोनों कौन है? कृषक नेता। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। एक बार तो मेंस में इनका भूमिका भी पूछा है, सहजानंद जी की भूमिका लिखिए, ये भी हम मेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनजी रंगा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ सूची में क्या लिखा हुआ है? सत्याग्रह, संस्थान, पार्टी, संघर्ष, इसका नाम लिखा हुआ और कुछ दूसरे तरफ लिखा व्यक्तियों के नाम। तो देखिएगा, पहला जैसे लिखा हुआ है क्या? बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह क्या है? यहीं से तो सरदार की उपाधि मिली थी वल्लभ भाई पटेल को, तो ये तो जुड़ ही जाएंगे। तो ए में क्या चाहिए मुझे? 2 चाहिए। तो ए में 2 कहां दिख रहा है? एक तो यहां पर दिख रहा है, एक तो यहां पर दिख रहा है। मतलब ये और ये इसके आंसर नहीं हो सकते। दूसरा जो है भारतीय किसान संस्था, तो अभी देखा आपने अखिल भारतीय किसान संस्था, इससे अभी अभी हमने देखा था कि महासचिव बने थे कौन? एनजी रंगा। तो मुझे बी में क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो ये हो गया क्या? बी में 4। इसके बाद देखते हैं बंगाल प्रजा पार्टी, तो ये फजलुल हक। पढ़ते हैं इनके बारे में। जब भारत में जब चुनाव होता है 1937 के चुनाव में, उस दौरान ये है प्रधानमंत्री बनते हैं। अब प्रधानमंत्री कहा जाता था 1937 के समय जब मुख्यमंत्री बना जाता था, तो आप ये मान के चले कि ये मुख्यमंत्री बने थे बंगाल के। वही दूसरी तरफ देखा जाए बकास्त संघर्ष जो है वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्न कथनों में से एक क्या सही है? पहला क्या लिखा है? वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जी हाँ, प्रांतीय सभाओं के द्वारा ही तो चुनी गई थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर संविधान सभा में 389 लोगों का चुनाव होना था और प्रांतीय सभा से ही कितने लोग को चुना जाना था? 292। तो प्रांतीय सभाओं से ही 292 सदस्यों को चुना गया था। तो बिल्कुल ये सही है। बाकी जो है, अगर एक सही हो गया मतलब इसके बाद क्या हो जाएगा? बाकी गलत हो जाएगा। देखिएगा आप, पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? देखिएगा, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। असहयोग आंदोलन, ठीक है, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित में वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। फिर क्या लिखा हुआ है? जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। भय हट गया तो नहीं था बना हुआ था। दूसरा देखते हैं क्या कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनयिक रियायतें देने को राजी हो गई। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। किसी प्रकार का हमको कोई अधिकार नहीं मिला। चौरी चौरी घटना हो गया, हमको कुछ नहीं मिला। 1 वर्ष में स्वराज के नारे के साथ इसे चालू किया गया था। तो 4 तो नहीं होना चाहिए, 4 तो नहीं होना चाहिए। अब बचा है क्या? देखो, अब मुझे तो ये पता है 2 होना चाहिए ऑप्शन में। तो उस हिसाब से ये शक्ति का भय कुछ समय के लिए हट गया था, ये मान सकते हैं। चलो, तो देखो, मुझे 1 और 2 तो 100% चाहिए, लेकिन मैंने 4 नहीं चाहिए, मुझे 4 नहीं चाहिए। तो भाई 4 तो यहाँ और यहाँ था, मैंने हटा दिया। अब मुझे 1 और 2 100% अपने आंसर में चाहिए। तो 1 और 2 एक साथ कहीं पर दिख रहे हैं क्या? यहीं पर दिख रहा है। तो मुझे 3 को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस समय। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? देखिएगा, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिएगा, इसने प्रांत में द्वैशासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि दी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन का जो सिफारिश आता है मई 1930 में आता है, और इसमें बोला जाता है कि जो प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत भारत में, उनको किसको सौंप दो? भारतीयों को सौंप दिया जाए, वहां पर उत्तरदायी सरकार बने। इसी कारण क्या होता है, जब 1935 में जब अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, तो ये जो स्वीकृति है, संतुष्टि जो है, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और 1937 में चुनाव होता है, तब भारतीयों को ही पूरा मौका दे दिया जाता है।
कि आप लोग क्या करिए, प्रांतों का शासन संभालिए। बाकी जो है केंद्र में किसी प्रकार का कोई भी दायित्व देने के लिए मना कर देते हैं, कौन? साइमन कमीशन के सिफारिश पर। तो पहला वाला कथन क्या है, वो 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बिल्कुल था, सही है, तभी तो गांधी जी जाएंगे दूसरे सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस, तो असहयोग कहां से आ गया? इस समय तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव स्वीकृत, बिल्कुल स्वीकृति मिली थी। केवल उन्हीं कैदियों को क्या किया जाए, रिहा किया गया जिन्हें हिंसक अभियोग नहीं किए थे। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए, ये भी सही है। तो यहां पर 1, 3 और 4 ऑप्शन में होना चाहिए था, तो मे बी ये होना चाहिए था। ठीक है, 2 नहीं होगा क्योंकि ये क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन, हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न लिखा हुआ है क्या, ब्रिटानिया सरकार, ब्रिटानिया का मतलब ये है कि वो ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा है, के प्रस्तावों के प्रारूप की घोषणा सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए गए में सम्मिलित थे। तो कि भारत को डोमिनेंट स्टेट की स्थिति जाएगी, बिल्कुल क्रिप्स मिशन में ये बोला ही गया था। दूसरा कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी कहा गया था। कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारत संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, और कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित होगी, सही है। ये चारों के चारों जो हैं, ये चारों पॉइंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसी को बोला गया था कहाँ, क्रिप्स मिशन में। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है और जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है, लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें देखते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, एलिजा इम्पे जो होते हैं इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये 74 में होगा, बनेगा कहाँ, लेकिन कलकत्ता में। दूसरा, भारत परिषद अधिनियम 1909, तो यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ होता है। मुसलमानों को क्या दे दिया जाता है, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। 1919 में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया जाता है, कहां, प्रांतों में। और 1935 में क्या दिया जाता है, प्रदेशों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। प्रांतों को जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीयों को सौंप दिया गया था। तो यहां पर देखते हैं कौन सा आंसर आपका मैच कर सकता है। तो MA4 एक ही जगह दिख रहा है, फिर बी का 3 दिख रहा है, MA4 बी का क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, सी का दिख रहा है 2 और डी का दिख रहा है 1। तो यही आपका क्या है, सही उत्तर है। आशा करता हूं कि जितने भी मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर लाभ देंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।